पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। 58 लाख लोगों के नाम तो पहले ही काट दिए गए हैं, तो वहीं 95 लाख लोगों के नाम पर संकट दिख रहा है। चुनाव आयोग ने इन्हें संदिग्ध बताया है। बीमार और बुजुर्गों को नोटिस जारी कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब कुछ एआई के भरोसे चल रहा है। बीएलओ और ईआरओ का काम सिर्फ वेरिफिकेशन का रह गया है, बाकी का काम सॉफ्टवेयर खुद ही कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस सॉफ्टवेयर को चुनाव आयोग पहले खुद ही संदिग्ध मान रहा था, बिहार चुनाव में जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने से सुप्रीम कोर्ट में इनकार कर दिया था, कोर्ट में कहा था कि सॉफ्टवेयर भरोसेमंद नहीं है, अब उसी संदिग्ध सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वो पश्चिम बंगाल में कर रहा है। चुनाव आयोग के इस यू टर्न को लेकर टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने तीखा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर कराने के लिए हर तरह के गलत तरीके अपना रहा है, योग्य वोटरों के नाम पर मार्क कर रहा है कि ये जीवित नहीं है और जो बुजुर्ग और बीमार हैं उन्हें सुनवाई में आने के लिए मजबूर कर रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी के आईटी सेल ने जो मोबाइल ऐप बनाया है उसी का इस्तेमाल कर रहा है। ये अवैध, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। ऐसा नहीं चल सकता, ऐसा अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ममता ने सवाल किया कि क्या बीजेपी नेताओं के बुजुर्ग या बीमार परिजनों को चुनाव आयोग नोटिस जारी करने की हिम्मत जुटा पाएगा। ममता ने एक दिन पहले कहा था कि हम एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनके निर्देश पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। अपनी याचिका में टीएमसी सांसद ने कहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी को पब्लिश होगी। वोटर लिस्ट आने के तुरंत बाद ही चुनाव आयोग की तरफ से बंगाल में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है। ये अन्याय का आखिरी काम है, क्योंकि चुनाव के ऐलान के साथ वोटर लिस्ट भी फ्रीज हो जाएगी। फिर इसमें कोई नाम जोड़ा या हटाया नहीं जाएगा। जिन लोगों के नाम अन्यायपूर्ण तरीके से हटाए गए हैं वो वोट देने से वंचित रह जाएंगे। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मामला करीब 1.5 करोड़ वोटरों से जुड़ा हुआ है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि वो वकील हैं। जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट में वो खुद दलील देने जा सकती हैं, कोर्ट से इसकी अनुमति मांग सकती हैं। ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि चुनाव आयोग से विपक्ष जो भी सवाल कर रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त उसके जवाब नहीं दे रहे। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के पहले चरण को एक तरह से पूरा कर लिया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों के नाम कटे हैं। पहले से ही इसे लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई थी और अब जब ड्राफ्ट लिस्ट सामने आ गई है तो ये तय माना जा रहा है कि अब ये विवाद और तेज होगा। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने मीडिया को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट लिस्ट की एक प्रिंटेड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी भी दे दी है। उन्होंने बताया कि यूपी में 27 अक्टूबर 2025 से विशेष पुनरीक्षण शुरू हुआ। 26 दिसंबर तक गणना चरण चला। पहले 31 दिसंबर को ही ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित करनी थी, लेकिन हमने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से 6 जनवरी तक का समय मांगा और अब हम इसे प्रकाशित कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने मतदाता सूची के आंकड़ों पर भी जानकारी दी। नवदीप रिनवा ने बताया कि यूपी में पहले 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे और अब ड्राफ्ट सूची में 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वोटर शामिल हैं। यानी इस सूची में 2 करोड़ 89 लाख नाम कटे हैं। वहीं 18.7% से ज्यादा लोगों ने फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं किए, उनके फॉर्म वापस नहीं आए। इस प्रक्रिया के दौरान राज्य में 46 करोड़ 23 लाख मतदाता ऐसे पाए गए जो अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं 2 करोड़ 17 लाख लोग स्थानांतरित हो चुके हैं, जबकि 25 करोड़ 47 लाख वोटरों के एक से ज्यादा जगह नाम थे। चुनाव अधिकारी ने बताया कि राज्य में 15,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाने की जरूरत रहेगी। महीने की अवधि है, जिसको हम दावा एवं आपत्ति अवधि बोलते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड। ये 6 जनवरी से, आज से दावा आपत्ति लोग दे सकते हैं। वो 6 फरवरी तक ये दावा आपत्ति का पीरियड रहेगा इस रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन में। और साथ ही साथ 6 जनवरी से नोटिस चरण भी शुरू हो रहा है। अब 6 मार्च 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। सीएम योगी पहले ही इस बात को लेकर चिंतित थे कि वोटर लिस्ट में लगभग 3 करोड़ नाम कट सकते हैं और जब ये सचमुच हो चुका है तो इसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब तक तो विपक्ष एसआईआर में नाम कटने को लेकर सवाल कर रहा था, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या यूपी में बीजेपी भी इतने नाम कटने पर अब मोर्चा खोलेगी। लेकिन ये तो तय है कि यूपी की सियासत में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कई जानों के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव को 15 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दे दिया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने पीआईएल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रशासन की स्टेटस रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी जताई।
गई। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि जान गंवाने वालों के आंकड़ों में इतना विरोधाभास क्यों है? जहां सरकारी रिकॉर्ड में पहले केवल 4 का जिक्र था, वहीं याचिकाओं में ये संख्या कहीं ज्यादा बताई जा रही है। कोर्ट ने 2 टूक कहा कि जान गंवाने वालों के आंकड़ों को लेकर प्रशासन का ये रवैया चिंताजनक है। सुनवाई के दौरान अदालत ने एक बेहद तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इंदौर जैसे देश के सबसे स्वच्छ शहर में दूषित पानी से लोगों का जान गंवाना प्रशासनिक विफलता का जीता जागता उदाहरण है। इस घटना ने न केवल सिस्टम की पोल खोली है, बल्कि शहर की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी गहरा नुकसान पहुंचाया है। कोर्ट की यह टिप्पणी सरकार के तमाम दावों और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहा है कि आखिर पाइपलाइनों की जांच और रखरखाव में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। तो साथ ही इस मामले पर गलत बयानी करने वाले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। इन सब के बीच अब सबकी निगाहें 15 जनवरी पर टिकी हैं, जब मुख्य सचिव को कोर्ट के सवालों का सामना करना होगा। लेकिन सवाल बना हुआ है कि क्या इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर उचित कार्रवाई होगी और जान गंवाने वालों को आखिर न्याय कब मिलेगा? दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार पर देश की सियासत में उफान है। कोर्ट के फैसले को लेकर लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है, तो मोदी सरकार के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा है और अब ये गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू कैंपस में 5 जनवरी की देर रात को पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए। ये प्रदर्शन जेएनयू छात्र संघ यानी जेएनयू-एसयू की तरफ से आयोजित किया गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दोनों नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि देर शाम जेएनयू परिसर में बड़ी संख्या में छात्र जमा होकर आपत्तिजनक नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा है कि हर साल छात्र 5 जनवरी 2020 को कैंपस में हुई हिंसा की निंदा करने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं। विरोध प्रदर्शन में लगाए गए सभी नारे वैचारिक थे और किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करते थे, वो किसी के लिए निर्देशित नहीं थे। अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। नारों पर बवाल मचने के बाद जेएनयू प्रशासन दिल्ली पुलिस के पास पहुंचा और एफआईआर दर्ज करने की मांग। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। नए दावों और एक कथित ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस मामले को लेकर देहरादून की सड़कों पर जनसैलाब भी उमड़ा, जहां विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए निष्पक्ष न्याय की मांग की। कांग्रेस ने इस मामले में सीधे तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पार्टी ने राज्य और केंद्र सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाते हुए मांग की है कि मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, जिससे सच सामने आ सके। पार्टी ने लिखा कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ जो पाप किया गया, उसे लेकर पूरे देश में गुस्सा है। इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम आ रहा है। अंकिता पर दुष्यंत गौतम को सर्विस देने का दबाव बनाया गया और जब उसने मना किया तो जान ले ली गई। राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच से बच रही है। दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी सरकार जान ले, देश की बेटी अंकिता को न्याय मिलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तब जाकर शायद सच बाहर आ सके और सीबीआई जांच के आधार पर अंकिता के दोषियों को कड़ी सजा मिले। इन आरोपों पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि एक ऑडियो के आधार पर जानबूझकर बवंडर खड़ा किया जा रहा है। सीएम ने ऑडियो की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ऑडियो में लड़की को मारने की बात हो रही है, तो दूसरे में उसके खुद की जान लेने की। अगर खुद की जान लेने को सच माना जाए तो क्या ये न्यायालय में जाकर किसी षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं बन जाएगा? हम हर जांच के लिए तैयार हैं और कोई भी दोषी नहीं बचेगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मामले में बीजेपी के अंदर भी असहज स्थिति पैदा हो गई है। न्याय में हो रही देरी और जनता के आक्रोश को देखते हुए हाल ही में बीजेपी के 2 नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा भी दे दिया है, जिसने इस मामले को और ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया है। अब इस केस में आगे क्या होता है, क्या इसकी सीबीआई जांच होगी या नहीं, और अंकिता को न्याय आखिर कब तक मिल पाएगा, ये देखना। महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनावों में महायुति के उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत सवालों में बनी हुई है। अब इस मामले में महायुति पर कानूनी शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। अब इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट की एंट्री हो गई है। इन चुनावों के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे ने आपत्ति जताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है। इसके साथ ही सबूत भी पेश किए हैं। इसे लेकर शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी एक लेख छपा है, जिसमें इसकी जानकारी दी गई है। राज ठाकरे की मनसे ने इन जीतों को दबाव और प्रलोभन का नतीजा बताया। मनसे नेता अविनाश जाधव ने कहा कि उन्होंने कोर्ट में निर्विरोध चुनाव धमकियों और पैसों के लालच के जरिए कराए जाने से जुड़े कुछ सबूत पेश किए हैं।
मनसे के वकील असीम सरोदे ने बताया, मनसे नेता अविनाश जाधव का उन्हें फोन आया था। उन्होंने बताया कि हमारे नेता ने मनपाओं में निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों पर नाराजगी जताई है। सरोदे के मुताबिक इस मामले में कोर्ट के जरिए न्याय मिलना चाहिए। वहीं जब विपक्ष की तरफ से जोर शोर से ये मुद्दा उठाया गया तो चुनाव आयोग भी एक्शन मोड में आ गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इन सीटों की जांच शुरू करने की बात तो कही, लेकिन अविनाश जाधव का आरोप है कि चुनाव आयोग पक्षपाती है और सत्ताधारी दल की भाषा बोल रहा है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में चुनाव आयोग और महायुति दोनों के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। अब इससे महायुति कैसे निपटती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वामी ने सीधे तौर पर मांग की है कि अब समय आ गया है जब आरएसएस और बीजेपी की जनरल बॉडी को प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक भविष्य पर विचार करते हुए उन्हें मार्गदर्शक मंडल भेजने पर कड़ा फैसला ले लेना चाहिए। स्वामी ने पोस्ट किया कि आरएसएस और बीजेपी की जनरल बॉडी को यह तय करना चाहिए कि क्या मोदी को रिटायर कर देना चाहिए और मार्गदर्शक मंडल में भेज देना चाहिए। मोदी का ट्रंप का अनुसरण करना भारतीय लोकतंत्र और भाजपा दोनों के लिए खतरा हो सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी का ये पोस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद आया है, जिसमें वो भारत के रूस से तेल आयात कम करने को लेकर बात कर रहे थे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी मुझे खुश करना चाहते थे, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो जानते थे कि मैं खुश नहीं हूं, इसलिए मुझे खुश करना जरूरी था। हम व्यापार करते हैं, लेकिन अगर भारत रूसी तेल मुद्दे पर मदद नहीं करता है तो हम उस पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इसी बयान को लेकर अब सुब्रमण्यम स्वामी का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने साफ तौर पर मांग कर दी है कि आरएसएस और बीजेपी को अब पीएम मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेजने यानी रिटायर करने पर फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि स्वामी ने चेताया है कि अमेरिका को लेकर मोदी का ऐसा रुख देश के लोकतंत्र और बीजेपी दोनों के लिए ही खतरा है। जैसा आप जानते हैं कि हाल ही में ट्रंप के इस बयान पर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और अब इन सब के बीच सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से भी ऐसा करारा हमला सामने आया है। अब स्वामी के इस बयान पर पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन एक बात साफ है कि विपक्ष के बाद अब अपनी ही पार्टी के सीनियर नेता के इस हमले से पीएम मोदी दो तरफा